वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है प्रीलिम्स की। आज हो गई है डेट 7 जून 2020। टेस्ट नंबर 380 लगाते हैं। फोकस है करंट अफेयर्स के प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 380 टेस्ट कंप्लीट हो गए, इन सबका रिवीजन कर डालना समय निकाल कर। 3-3.5 महीने का समय शेष है, क्योंकि ये महीना तो ऐसे ही चला जाएगा। फिर जब एडमिट कार्ड आता है तो बाद के 15 दिन ऐसे ही चले जाते हैं, आधे तो टेंशन में निकल जाते हैं। तो टेंशन मत लेना, आज से ही हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए कंटिन्यूसली, जैसे अभी तक किया है आपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है और कम से कम अगस्त तक की तो करंट अफेयर्स आएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को किस नाम से नामकरण किया गया है? यानी केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम चेंज कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया है उसका? 3 ऑप्शन है यहाँ पर, एक तो पक्का आंसर है इसमें, तो इसको एलिमिनेट कर दो। चलिए बताइए इनमें से क्या है। केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान क्या कर दिया गया है? केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन नंबर ए। डिफरेंस किसका था? भारतीय, हिंदुस्तान और सेंट्रल का, केंद्र का। तो ये दोनों गलत हैं, ए है इसका उत्तर। तो हाल ही में भारत सरकार ने रसायन और उर्वरक भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बदलकर केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में धन्वंतरी रथ एक शब्द है, समाचारों में रहा है। क्या है धन्वंतरी शब्द? धन्वंतरी रथ शब्द क्या है? देखिए, एक चलता फिरता हॉस्पिटल है, अस्पताल है, या फिर यमन के द्वारा सऊदी अरब से आयात की गई घोड़ों की अच्छी नस्लें, या घोड़ों को संरक्षण देने के लिए कर्नाटक में बनाया गया एक बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से कोई नहीं। धन्वंतरी रथ। देखिए, धन्वंतरी रथ का संबंध कोविड-19 से देखा जाए तो एक चलता फिरता अस्पताल है ये। ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। तो कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित शहरों में से एक अहमदाबाद में गुजरात सरकार द्वारा इस महामारी से लड़ने के लिए धन्वंतरी रथों को उतारा गया। ये रथ और कुछ नहीं थे बल्कि चलते फिरते हॉस्पिटल थे, अस्पताल थे। हर रथ पर डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्ट तैनात थे। और शुरुआती चरण में 50 धन्वंतरी रथ जो है उतारे गए, जो पहले से निर्धारित जगहों पर जिनको जाना था, और 2 घंटे तक वहाँ रहते थे वो। और एक दिन में एक रथ जो है वो 4 जगहों पर जाता था और कोविड-19 का टेस्ट करता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत के महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर लंबे राजमार्गों और राज्य की प्रमुख जिला सड़कों में सुधार करने के लिए चर्चा में रही एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत के बीच कितने मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है? कितने मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है एडीबी और भारत के बीच? करना क्या है? 450 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण महाराष्ट्र में, और साथ में डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला सड़कों में भी सुधार करना है। 200 मिलियन डॉलर, 300, 500, 177। अच्छा, इसमें कुछ एक चीज़ कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए, एग्जैक्ट अमाउंट है, यहाँ भी एग्जैक्ट, यहाँ भी एग्जैक्ट है। तो क्या है उत्तर? उत्तर तो किसी में भी हो सकता है, लेकिन ऑड क्या है यहाँ पर? 177 मिलियन डॉलर, बी है इसका उत्तर है। तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक मतलब एडीबी और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर लंबे राजमार्गों और राज्य की प्रमुख जिला सड़कों में सुधार करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है। देखिए, बात करें एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस में। और इस बैंक की स्थापना 31 सदस्य देशों से हुई थी और वर्तमान में एडीबी में 68 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से 49 एशिया और पैसिफिक से हैं तथा 19 सदस्य बाहरी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रही वित्त स्थिरता और विकास परिषद FSDC के संदर्भ में कौन सा सत्य है?
वित्त स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं। इस परिषद की स्थापना रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। देखिए, इस परिषद की स्थापना रघुराम राजन समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी, ये करेक्ट है यहाँ पर। और इसके गवर्नर केंद्रीय, इसका जो अध्यक्ष है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, आरबीआई का गवर्नर नहीं होता। अब ये तो हो नहीं सकता, चूँकि ये करेक्ट हो गया तो ये भी नहीं हो सकता। तो हाल ही में अपनी 22वीं मीटिंग से चर्चा में रही वित्त स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है एवं इसकी स्थापना रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इतना याद रखिए, इससे पहले भी इसके बारे में प्रश्न बना चुके हैं हम। हाल ही में लद्दाख सीमा पर तैनाती से चर्चा में रहा चिनूक क्या है और इसे किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है? चिनूक, ये नाम सुना होगा आपने पहले भी। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है क्या? एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर, ये तीन तो एक जैसे हैं। स्पेस एक्स का है, बोइंग का है, डीआरडीओ का है क्या ये? देखिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो है नहीं, ये है तो ये एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर ही, लेकिन बनाया किसने इसको? डीआरडीओ भारत ने नहीं बनाया इसको, स्पेस एक्स यूएसए ने नहीं बनाया इसको, बनाया बोइंग यूएसए अमेरिका। तो सी है इसका उत्तर, याद रखना इसका नाम। चिनूक एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जिसको बोइंग यूएसए ने बनाया। जो बोइंग और स्पेस एक्स है आजकल वो यूएसए की अंतरिक्ष टैक्सियाँ बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चर्चा में रहा तडोबा अंधारी वाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रश्न, तडोबा अंधारी वाघ अभ्यारण्य, और शायद यूपीएससी में पूछ लिया जाए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, और बाघों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है, उससे चर्चा में रहा ये। तो ताडोबा महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसे ताडोबा अंधारी बाघ संरक्षित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और नागपुर शहर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे वर्ष 1955 में बनाया गया था, जिसके अंदर वाघ आरक्षित वाघ रिजर्व का जो कुल क्षेत्र है 1727 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ आयोजित होने वाले ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया है? रूस ने, चीन ने, भारत ने या फिर दक्षिण अफ्रीका ने? किसने? ब्रिक्स के बारे में सभी को पता होगा, संघाई सहयोग संगठन के बारे में सभी को पता होगा। तो ये होना था किसमें? दोनों रूस में होने थे, रूस ने स्थगित कर दिया। स्थगित करने का कारण क्या है? सभी को पता है, कोविड-19। तो कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच रूस ने अपने यहाँ होने वाले 2 बड़े शिखर सम्मेलन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए हैं। क्रेमलिन ने कहा है कि रूस में जुलाई में आयोजित होने वाले ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिए गए हैं। इनकी नई तारीख का ऐलान बाद में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, रूस में होने थे ये और स्थगित हुए हैं। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, कहाँ होने थे या कहाँ हुए हैं? तो हुए तो है नहीं कहीं, रूस में होने थे, स्थगित कर दिए हैं, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन आ सकता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। बाघों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? टाइगर। तो पिछले कुछ समय से बाघों की संख्या लगातार घट रही है और भारत में बाघों की संख्या 2967 है और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जंगल में बाघों की संख्या बढ़ने पर वन्य जीवों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ा है और महाराष्ट्र के कुल 312 बाघों में चंद्रपुर से ही 160 बाघ मौजूद हैं। तो डी तो करेक्ट है, महाराष्ट्र के कुल 312 बाघों में चंद्रपुर में ही 160 बाघ जो मौजूद हैं। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जंगल में बाघों की संख्या बढ़ने पर हुआ क्या? वन के जीवों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ गया है और भारत में बाघों की संख्या वर्तमान में 2967 है, करेक्ट है। पिछले कुछ समय से बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, घट नहीं रही है, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट है। तो देखिए, विकल्प है असत्य, क्योंकि पिछले कुछ समय से बाघों की संख्या लगातार बढ़ी है। भारत में बाघों की संख्या बढ़कर हो कितने गई है? 2967 हो गई है और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जंगल में संख्या बढ़ने पर वन्य जीवों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ा है। राज्य मतलब महाराष्ट्र के कुल 312 बाघों में से 160 बाघ तो चंद्रपुर गई हैं। देखिए, यहाँ कुछ सालों में
60 नए शावक जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। और यहाँ ताडोबा अंधारी बाघ संरक्षित क्षेत्र में स्थित है, जहाँ बड़ी संख्या में बाघ स्थित हैं, याद रखिएगा इसको। देखिए, पिछले वर्ष से देश में बाघों की संख्या 9,667 हो गई है। बाघों की बढ़ती संख्या को अच्छा माना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के एक जंगल में बाघों की संख्या परेशानी का सबब बन गई है। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में चंद्रपुर के जंगलों में बाघों की संख्या 160 पहुंच गई है और आने वाले सालों में 60 नए शावक बड़े हो जाएंगे। इससे क्षेत्र में बड़ी संख्या इससे क्षेत्र में जो है बड़ी समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकती है। अब इस समस्या से अगर निजात पाना है तो क्या करना चाहिए इसको? देखिए, जो 60 नए बाघ हैं या फिर जो नए शावक तैयार होंगे उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। सबसे अच्छा तरीका तो यही है ना। चलिए, ताकि एक लिमिटेड एरिया जो है वो कम ना पड़े और बाघ निकल कर बाहर ना जाएं अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से या नेशनल पार्कों से। फिर जो मानव और जानवर का आपसी द्वंद्व है वो ना हो। ये बहुत देखने को मिल रहा है आजकल। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चीन ने किस कानून को मंजूरी दी है जिसके तहत चीनी सुरक्षा एजेंसियां हांगकांग में अपने प्रतिष्ठान या केंद्र खोल सकते हैं? हांगकांग सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, हांगकांग पब्लिक सेफ्टी बिल, हांगकांग चीन पब्लिक सेफ्टी बिल। देखिए, सीधा सीधा पूछा जा सकता है तो इसका नाम याद रखना आप, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत चीन की जो चीनी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हांगकांग में अपने प्रतिष्ठान और केंद्र खोल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA चर्चा में रहा। इसके संदर्भ में कौन सा सत्य है? देखिए, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ISA मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2030 तक 1000 गीगावाट से अधिक की सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है इसका लक्ष्य। यह सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है और अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन में की गई थी। तो ये करेक्ट है। ISA का मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका लक्ष्य 2030 तक 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। यह सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत ने इसकी शुरुआत की है, अमेरिका ने नहीं की है। किसने की है? इंडिया ने। पहला गलत है। तो विकल्प असत्य, क्योंकि भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन में की गई थी और यह सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2030 तक 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करना और सौर ऊर्जा में 1000 बिलियन डॉलर का निवेश जो है वो करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। चर्चा में रहे परिसीमन आयोग के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर 3 बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, सरकार हर 10 साल में परिसीमन आयोग का गठन करती है। इसे भारतीय सीमा आयोग भी कहा जाता है। परिसीमन आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, हर 10 सालों में परिसीमन आयोग का गठन करती है सरकार, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। भारतीय सीमा आयोग भी कहा जाता है परिसीमन आयोग को। परिसीमन आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा नहीं सकती। तो करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। ना हाई कोर्ट, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। तो डी है इसका उत्तर, उपरोक्त सभी। तो देखिए, उपरोक्त सारे के सारे कथन करेक्ट हैं, सत्य हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय से अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई निर्वाचन आयुक्त एवं संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त इत्यादि इसमें सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। क्यों पूछा गया है प्रश्न? देखिए, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जम्मू कश्मीर, ये डा है डा बिरला, जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश में 15 सांसदों को परिसीमन आयोग का
सहयोगी सदस्य नामित किया है। ये सांसद पूर्वोत्तर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन में आयोग की मदद करेंगे। इनमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू व जितेंद्र सिंह शामिल हैं। अब दिखाई देगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पूर्वोत्तर राज्यों के परिसीमन से चर्चा में रहे परिसीमन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है एवं इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अनुच्छेद 72 में परिसीमन आयोग का, अनुच्छेद 82 में, अनुच्छेद 79 या फिर 223 का या ए। इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। देखिए हाई कोर्ट का जज तो इसमें होता नहीं है, होगा तो सुप्रीम कोर्ट का, भी तो एक्सप्लेनेशन में कराया है। और अवकाश प्राप्त होना चाहिए। अवकाश प्राप्त मतलब सेवानिवृत्त, क्योंकि अगर सेवारत होंगे तो वो अपना सुप्रीम कोर्ट देखेंगे या परिसीमन आयोग को देखेंगे। तो ये तो एलिमिनेट कर दो, बी है इसका उत्तर। अनुच्छेद 82 उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। परिसीमन आयोग का प्रावधान किस में? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में। तो 12 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है और प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे भी। तैयार रहिए आप इसके लिए। धन्यवाद।